एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है MCQ 05 है ये सब्जेक्ट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है। ठीक है, चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर हम इसके बाकी सभी चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनकी वीडियोस प्लस PDF सभी चीज़ें अवेलेबल करेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर पहले ही बहुत लेंथी है, लंबा है बट ईजी है, बहुत ईजी है, पहले बहुत बार डिस्कस किया होगा हमने, है ना। तो स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आ रही हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने में। देखो, आप पहले क्या है, एक छोटे बिजनेसमैन है। कैसे बिजनेसमैन है? स्मॉल बिजनेसमैन है। फिर आपने क्या किया, अपने बिजनेस को, पहले क्या थी, आपकी एक दुकान थी, केवल एक शॉप थी। ठीक है, जैसे जैसे आपके यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा विजिट करने लगे, उनकी टेस्ट, उनके प्रेफरेंस, उनकी डिमांड को देखते हुए आपने क्या किया, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, एक दुकान से आपने क्या कर लिया है, लगातार 4 दुकानें आपने कर ली है। ठीक है, एक से आपने क्या किया, बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया। ठीक है, अब जो पहले बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती थी, जैसे भी लेन देन होता था, कोई सामान उधार भी खरीद के जा रहा था, सो आपको याद रहती थी, है ना। अब यहाँ पे आपकी 4 दुकानें हैं भाई, 4 दुकानों पर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होगी, क्या आपको उन चीज़ों को आप मैनुअली लर्न कर सकते हो? लर्न कर सकते, एक दुकान का कर सकते हो, दूसरी दुकान का कर सकते हो भाई, कहीं ना कहीं तो फिर एरर होने के चांसेस हो जाएंगे ना। सो इन एरर से बचने के लिए ये कंसेप्ट आया था अकाउंटिंग का। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट आया था? अकाउंटिंग का, कि जितने भी, अब देखो, इनकी ट्रांजेक्शन्स को समझना, इनको रिकॉर्ड करना, ये पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पर्सन है, यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे पास बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो इनको संभालने के लिए भी पर्सन भी मुझे अलग अलग चाहिए। अच्छा, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होने वाली है, उनको रिकॉर्ड करने वाले पर्सन को, उनको देखने वाले, देखभाल करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? यहाँ पर अकाउंटेंट बोला जाता है, अकाउंटेंट बोला जाता है। अच्छा, जिस बुक में ये सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगी, उन्हें क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बुक बोला जाता है, राइट। और इस प्रोसेस को, कि जो भी इसके बीच में होगी, कि डाटा कलेक्ट होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमैटिक से करेंगे, इसे हम कहेंगे, एक प्रोसेस कहेंगे, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? अकाउंटिंग है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना बिजनेस में, उनको एक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनली समराइज करने तक का जो प्रोसेस होता है, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट तब आया था जब हमारे बिजनेस क्या है, छोटे से बड़े हो गया था, जिसके कारण हमारी जो लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हो रही है ना, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस मुश्किल चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने क्या किया, अलग अलग बुक बना दी, 3 दुकानों की, 4 दुकानों की, और वो इजीली हम इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो फिर बढ़ते हैं नोट्स के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हम ये कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, ऑब्जेक्टिव, पार्टी कौन कौन सी इंटरेस्टेड है, अकाउंटिंग पार्ट्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, ब्रांचेस क्या क्या है, जैसे कि हमारे पास फाइनेंशियल ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, रोल एंड फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एग्जाम के अंदर पता है कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर, कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से आए हुए हैं, यहाँ से आए हुए हैं, और दूसरा इसके इंटरेस्टेड पार्टीज के रिगार्डिंग एंड इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आया। हर बार यूनिट नंबर 1 से कंपलसरी है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। सो दैट्स अ रीजन, बिल्कुल फोकस करके बैठ लें। ओके, आई होप अब आवाज ठीक आ रही है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ओके, बड़े अब अपने यूनिट्स के ऊपर। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रेजेंटेशन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रेजेंट करना है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, प्रेजेंट करना भी बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है जो भी मैंने आपको समझाया, कि आपके पास काफ़ी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, एक दिन के अंदर, महीने की होगी, फिर साल की होगी, है ना, उसको समराइज भी करना होगा, उसको देखना भी होगा कि यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अगर आपने मान लीजिए 10 लोगों से क्या किया है, 10-10 हज़ार रुपये उधार में सामान बेचा हुआ, अगर आप उसको भूल गए एक को भी, तो क्या होगा, नुकसान होगा या नहीं होगा। सो इस वजह से हम क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो बुक्स होगी ना, ये हमें बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, बहुत दिखा मतलब दिखा के बताएगा कि हाँ उससे उधारी है, उससे लेनदारी है, उससे इतना सामान लेना है, उससे हमें इतनी पेमेंट करनी है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, कि बिजनेस की लैंग्वेज है, जो कि हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अभी बताऊंगी इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब मेरे पास देखो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स थी, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास 10 कस्टमर ऐसे हैं, 10 ज़्यादा हो गए, मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल लेती हूँ। 3 कस्टमर ऐसे हैं जिनको मैंने क्या किया, सामान उधार पे बेचा हुआ है। 2 दुकानदार ऐसे हैं जिनसे मैंने सामान उधार पर खरीदा हुआ है, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है।
ये मेरे लिए क्या है, डेटर है। ये तो पता होगा ना कैसे मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, इतने का सामान मैंने सेल भी किया है और परचेज भी किया है, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल भी मंगवाया, मेरा फिनिश गुड्स भी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वो एंट्रीज को मैंने आइडेंटिफाई किया जो मेरे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड है। मैंने मेरा पर्सनल खर्चा नहीं मिलाया, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी भी है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस भी है और फर्म की इंश्योरेंस भी है। तो मैंने क्या किया, केवल और केवल मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो मेरे बिजनेस से रिलेट करती है ना, वो भी फाइनेंस के रूम में, ठीक है, मनी की फॉर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन, पहले मैंने उनको आइडेंटिफाइड किया, देखा मैंने कि हाँ जी क्या क्या कहाँ पर है। इज इट क्लियर? देन उसको मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने उसकी एंट्री की, जर्नल की। जर्नल का मतलब क्या है कि जब आपका एक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम पे है ना कि वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिट होता है ना। अच्छा, अब मेरे लिए डेटर है, डेटर दैट मीन्स मेरे को ये ऐसे पर्सन है XYZ, तीनों ऐसे पर्सन है जिनसे मेरे को पैसा मिलने वाला है। मैं फर्म हूँ, ठीक है, आप सभी अपने आप को फर्म समझना, ठीक है, और आपको किसी से पैसा मिलेगा तो आपके लिए डेटर है, आपके लिए एसेट्स है, तो आप उसको डेबिट साइड दिखाओगे। बट जिसको पेमेंट करनी है उसके लिए तो लायबिलिटी है ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के वो जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने मिस्टर श्याम को सामान बेचा हुआ था, या फिर मैंने कोई भी एसेट सेल की हुई थी, तो एसेट सेल की तो मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा कि मेरे पास पैसा आया, किसी भी एसेट्स को सेल किया और मेरे पास क्या हो गया, सेल हुई है, उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जर्नल की, मैंने उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट वाइज मैंने क्या किया, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, डेट वाइज रिकॉर्ड किया। अच्छा, मैंने क्या किया, सबको मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, 4 तारीख को X से मैंने उधार सामान बेचा, 10 तारीख को मैंने Y को सामान उधार बेचा, 18 तारीख को मैंने क्या किया, Z को सामान बेचा। तो डेट वाइज मैंने क्या किया है, इनको रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब इनका नेचर एक जैसा है, ठीक है, सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उनके हम क्या करेंगे, एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि ये सारे के सारे किस अकाउंट में आएंगे, मेरे डेटर अकाउंट में आएंगे। कौन, ये आ गया X, ये आ गया Y, ये आ गया Z। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 3-4 एसेट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या हो सकती है, फर्नीचर है, मेरे पास कार है, कंप्यूटर है, ये मैंने सेल किया। इसकी जितनी भी सेल से रिलेटेड आइटम्स हो उनको मैंने एक कॉलम में रख दिया, और डेटर जितने भी मैंने एक कॉलम में रख दिया। जैसे क्लास स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा होगा कि जो भी बीकॉम क्लास के स्टूडेंट्स है, जो भी एमकॉम क्लास के स्टूडेंट है, जो भी +2 कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनकी एक क्लास होती है ना। अच्छा, मैंने कहा कि इसी तरीके से +2 की मेडिकल क्लास भी होगी, इस तरीके से +2 की नॉन मेडिकल क्लास भी होगी। तो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को हमने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन कर दिया उनका, ठीक है, वर्गीकरण कर दिया, उनको बांट दिया है, ठीक है। कॉमर्स के अलग, मेडिकल के अलग, नॉन मेडिकल के अलग, इसी तरीके से ट्रांजेक्शन होती है कि सेल की ट्रांजेक्शन अलग, परचेज की ट्रांजेक्शन अलग, गुड्स एंड सर्विसेज की अलग, और जो अपने डेटर है, क्रेडिटर, इन सब के अलग अलग। अच्छा, समराइजिंग का मतलब होता है कि फाइनली उनसे, इनकी मदद से मेरा क्या अकाउंट तैयार होगा बच्चे, ट्रायल बैलेंस तैयार होता है ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। एक तो इधर साइड क्या होती है, डेबिट साइड होती है, इधर साइड क्या होता है, क्रेडिट। ये मैं जो बता रही हूँ ना, आगे ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, फिर मत कहना कि मैम समझ नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ पे इन डेप्थ समझा रही हूँ, इन डेफिनेशन में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। डेबिट साइड में क्या क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं नहीं आते। अच्छा, इधर साइड आपकी सभी की सभी एसेट्स आती है, और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, जितनी भी हमारे पास क्या होती है, इनकम्स होती हैं, वो हमारी ट्रायल बैलेंस की इधर साइड आती है, और आपकी जो लायबिलिटी होती है वो भी इधर साइड आती है, और साथ ही साथ जो भी कैपिटल होते हैं वो इधर साइड होते हैं, और इनका बैलेंस एक दूसरे का बैलेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 24 लाख है तो यहाँ पे भी 24 लाख ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस तो तैयार हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि इनको करने के बाद हम इनको बायफॉर्केट कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए हम स्पेशल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल की मदद से हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके ऊपर बेस है, ट्रायल बैलेंस किसके ऊपर बेस था, हमारे पास लेजर के ऊपर बेस था। लेजर किसके ऊपर बेस था, हमारे पास जर्नल के ऊपर बेस था। क्लियर है समझ में। और जर्नल क्या था कि जो भी वाउचर है, वाउचर समझते हो, जो भी रिसिप्ट है, मान लीजिए जैसे मेरे पास ये रिसिप्ट है,
ये जो रिसिप्ट है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे पास इतना खर्चा हुआ, इतना इसका, इससे इतना मेरे को लेना है, इसको मेरे से इतना देना है, ठीक है। सो इस रिसिप्ट की वजह से मैं क्या कर पा रही हूँ, जर्नल में रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, जर्नल से मैं इसको एक ग्रुप बना पा रही हूँ कि ये मान लीजिए मिस्टर सुनील है, ठीक है, मिस्टर सुनील का क्या करना है, मुझे ये अलग से अकाउंट बना देना है। समझ में आया क्या? अच्छा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रायल बैलेंस की मदद से मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। दूसरा मैंने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस हमें रिप्रेजेंट करती है आपकी कितनी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है फर्म की। फर्म की अगर प्रॉफिटेबिलिटी जानिए ना कि फर्म कितना कमा रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और फर्म की पोजीशन क्या है, पोजीशन अच्छी है या बुरी है, ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट तो नहीं हो रही, एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, वो आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। वैसे हम ना इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नेक्स्ट आगे पार्ट आएंगे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट बेसिक कंसेप्ट हो गया, आपका नेक्स्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, समराइज कर दिया। समराइज करने के बाद मैंने इंटरप्रिटेशन किया। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स जो आए हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इनकी मदद से मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने वाली हूँ कि हाँ जी मेरा जो बिजनेस है आगे ग्रोथ कर सकता है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, अगर नहीं कर सकता तो मैं इसको इंप्रूव कैसे करूँगी, ये इंटरप्रिटेशन में आता है, ठीक है। इसको जो अभी तक आपने किया, डाटा रिकॉर्ड किया, समराइज किया, क्लासिफिकेशन किया, इनको करने के बाद आप क्या करने वाले हो, इसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हो, आपका आउटकम रिजल्ट निकालने वाले हो, ठीक है। देन उसको, इस आउटकम को आप क्या करने वाले हो, लोगों को कम्युनिकेट करने वाले हो। किसको करोगे भाई, जो भी इंटरेस्टिंग पार्टी है। मान लीजिए मैंने मेरी कंपनी के लिए, आप लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, मेरी कंपनी का जब शेयर इशू होगा या फिर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी को लोन लेना है, तो बैंक वाले ऐसी लोन थोड़ी ना दे देंगे, मेरी स्टेटमेंट को चेकआउट करेंगे, हाँ जी क्या तुम इतने कैपेबल हो कि तुम मेरा लोन चुका पाओ, तुम उसका इंटरेस्ट चुका पाओ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी कंपनी वालों को क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट्स को आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है इंटरेस्टेड पार्टीज को। वो आगे बढ़ेंगे, कौन कौन इंटरेस्टिंग पार्टी है, राइट। अभी तक जो समझाया, क्या इतना समझ में आया है कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। यहाँ पर आपके क्या है, ये 5 स्टेप होते हैं। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, एंड देन उसके बाद कम्युनिकेटिंग किया जाता है। ये 6 पॉइंट है, 5 नहीं 6 पॉइंट। क्लियर है, समझ में आए। ये बच्चे इसके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आएगा, ठीक है, ये अकाउंटिंग के उसके पॉइंट्स के अंदर आएगा, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या है, अकाउंटिंग के एक ऐसा सिस्टम है जो कि आइडेंटिफाई करता है, मीन्स की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को पहचानता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर उसको कम्युनिकेट करता है, कि जिससे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी अदर पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टी है, वो देख सके कि हाँ मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ में आया। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सिंपल सी बात है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उनको ट्रैक करने के लिए कि हाँ इससे कितना पैसा लेना है, उससे कितना पैसा लेना है, कितनी मेरी इनकम हो रही है, कितने मेरे खर्चे हो रहे हैं, उनको मुझे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सी बात है, ट्रैक करना है इनकम को और एक्सपेंसेस को। मुझे डिसीजन लेना है भाई मेरे बिजनेस को। मुझे अब देखो मैंने डिसीजन किस बेस पे लिया कि मेरे जो कस्टमर हैं मेरे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, मेरे कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा है, वैराइटीज़ ले रहे हैं, तो मैंने एक्सपेंड का डिसीजन लिया। सो सिंपल। तो डिसीजन लेने के लिए भी हमारे पास अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हमें बिजनेस में एक्सपेंड करना चाहिए, या फिर मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उस कॉस्ट को मैं किस तरीके से मैं कम कर सकती हूँ, या फिर मैं नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ तो मैं कहाँ करूँ। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस का मतलब क्या है, देखो अकाउंटिंग ऐसे नहीं की जाती, एक इसका एक क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग जो अजम्पशंस होती है ना, उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। ये भी बताता है कि हाँ जी क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई जो रेगुलेशंस है क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप उनकी कंप्लायंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंप्लायंसेस का मतलब होता है आप उसको मान रहे या नहीं मान रहे, राइट। नेक्स्ट जाता है प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। देखो डिसीजन मैंने लिया किसके बेसिस पे लिया, जो मेरे पास जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उनके बेसिस पे लिया नहीं लिया, और मैंने प्लान किया और फ्यूचर को फोरकास्ट किया कि हाँ आने वाले 6-7 दिन के अंदर मैं ये करने वाली। जैसे मैंने क्या किया था, मैं आपका एग्जांपल दे रही हूँ। आप सभी बच्चों ने कहा था कि मैम एमकॉम के कंप्लीट सिलेबस की प्रोवाइड कर दीजिए वीडियोस विद पीडीएफ, है ना। सो मैंने प्लान किया पहले तो मेरा ये टारगेट कितने दिनों में कंप्लीट हो सकते हैं, कम से कम मुझे 2 महीने आराम से लगे हैं। अब फिलहाल चल रहा है, ये मेरा लास्ट सेकंड सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, लास्ट सब्जेक्ट है जो कि हमारा इन्वायरमेंटल बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर चलेंगे, है ना।
समझ पा रहे हो? इसकी 2 महीने की जो मेरी जर्नी है वो स्पेशल आप सभी बच्चों के लिए थी या नहीं थी? सो आप तभी मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरा मैंने प्लान किया था, बता भी रही हूँ थोड़ा सा, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैंने सभी की सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं चैनल और विजिट करेंगे। सो आपको MCQ03 की रिसर्च मैथडोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, MCQ06 है, ठीक है, MCQ07 है, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, MCQ01 है, देख पा रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे हैं। अब आपको MCQ05 भी मिल रही है, देन उसके बाद MCQ04 भी मिलेगी। समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? इसी तरीके से मैंने MBA की सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रखे हैं, MMPF के स्टार्ट भी कर रखे हैं, ठीक है, BCom के स्टार्ट कर रखे हैं। जितना चाहे आप उन PDFs को देख सकते हैं, आप चैनल पर विजिट करना, आपको सभी PDF मिल जाएंगी, इवन वीडियोस मिल जाएंगे, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी ये प्लानिंग थी तो तभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाई ना, और ये मुझे कैसे पता चला? जो मेरे पास पीछे डाटा, सिंपल सी बात है, मैं पिछले वाली जो पीछे डाटा होता है उसके बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ, फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेट टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो भी इंटरेस्टिंग पार्टी होती है, ऑनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बैंक होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका उस कंपनी से रिलेशन है, राइट। लीगल कंप्रिहेंसिव वापस रिपीट हो रहा है, ये आप इसको कर लेना। ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बात की जाए तो क्या है ऑब्जेक्टिव? जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी ना, वही यहाँ पर आ रही है कि हम ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जर्नल, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, जर्नल एंट्री करते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, देन उसके बाद हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जाती है, उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल, एक सेकेंड कैसे घूम रही है, हाँ ये ऐसे आएगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होगी। मुझे पता चला क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोसेस में ऐसा होता है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और साथ ही साथ आपका बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए कंप्लीट। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्टीज कौन है। दैट मीन्स हम जैसे और आप जैसे लोग जो होंगे, किसी भी कंपनी की इंटरेस्टिंग पार्टी हो सकती है। अब मैंने कहा कि मेरे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, पता है ये शेयर होते हैं, अच्छा चलो उसको छोड़ो, मान लीजिए आपने किसी भी कोर्स का, मान लीजिए किसी भी कॉलेज का आपको क्या करना है, देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको उसमें अपने एडमिशन लेना है, ठीक है। एमकॉम का एडमिशन लेने से पहले आपने क्या किया होगा, बीकॉम का एडमिशन लेने से पहले, +2 में एडमिशन लेने से पहले आपने सर्च आउट करते हैं ना कि किस इंस्टीट्यूट के अंदर, किस कॉलेज के अंदर, किस स्कूल के अंदर मैं अपना एडमिशन लूँ, है ना। बट वो एडमिशन लेने से पहले आप कैसे चेकआउट करेंगे कि मैं इसमें ही लूँ? तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? अच्छा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, तो ठीक है मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, ये कहाँ से आएगी? ऑब्वियस है, जिस भी, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो डी यूनिवर्सिटीज़ की जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने अपनी जो रूल रेगुलेशंस है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में साइट पे डाला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डाला हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, सबने डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कौन पब्लिश करता है? ऑब्वियस है कंपनी वालों को खुद पब्लिश करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगी वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोनों के दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपको पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन क्यों पब्लिश की जाती है, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। अब मैं जैसे कहूँ कि मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम एमकॉम से टैक्सेशन के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी, तो मैंने पहले सर्च किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो इग्नू यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड कर रही है ना। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी वैसे जो प्रोवाइड करती है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसका भी मैंने सिलेबस करवा दिया है, दैट्स द रीजन, ठीक है। सो एमकॉम जी मैंने देखा कि इस कंपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए दो स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर दैट मीन्स इंटरेस्टिंग पार्टीज होंगी। फर्स्ट इज दैट इज अ इंटरनल स्टेक होल्डर, सेकेंड इज दैट इज अ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक्सटर्नल जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाली बात की जाए। सो ऑब्वियस है इनको क्या इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी की जितनी इनको होगी? थोड़ा सा तो फर्क मिलेगा ना, इनको तो बिल्कुल एक सिस्टम के साथ, है ना,
एक सिस्टम के साथ इनको क्या करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ऊपर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पर ये मिलता है, हमारे पर ये शेयर डिविडेंड इतना है, प्रॉफिट हर बार इतना बढ़ रहा है, सेल इतनी बार बढ़ रही है, मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए आपको पार्टिसिपेट किया जाएगा अगर इतने साथ टर्नओवर हो गया तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट इंटरनल वालों को बिल्कुल इन डेप्थ में नॉलेज होती है, जो कि कौन हो सकते हैं, जो कि उसके अंदर काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एम्प्लॉई है, ओनर है, मैनेजर है। एक्सटर्नल पार्टी कौन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, सप्लायर हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉई के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। एम्प्लॉई क्या होंगे, उनके लिए कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कि उसको पता होना चाहिए कि जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं ना, जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या उसकी जो पोजीशन जो उसने होल्ड की है उसको उतनी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही। दूसरा, क्या इन फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, क्या मेरा जो प्रमोशन होगा या नहीं होगा। ये अपनी सिक्योरिटी देखेगा एम्प्लॉई कि मैं इन फ्यूचर में मेरा जो फ्यूचर है क्या रहने वाला है। अगर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है तो एम्प्लॉई का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। अगर कंपनी का फ्यूचर डल में जाने वाला है तो एम्प्लॉय सोचेगा इससे बढ़िया कि मैं इसको क्या कर दूं, ले ऑफ कर दूं, मैं इसको छोड़ दूं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ऑनर। ऑनर के लिए क्यों जरूरी है भाई, ऑनर तो भाई मेन पॉइंट है, इसे तो डिसीजन लेना है। डिसीजन किसके रिगार्डिंग लेगा कि क्या मेरे बिजनेस को मुझे 1 से 2 करने चाहिए नहीं करने, क्या मेरे बिजनेस के अंदर कॉस्ट की कंसेप्ट अपनाना चाहिए, कटिंग कंसेप्ट अपनाना चाहिए नहीं चाहिए, तो इनको भी देखे जाएगा। मैनेजर क्यों है भाई, मैनेजर तो भाई 5 फंक्शन है इसके, बस याद रख लेना कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक का सारा काम किसका होता है, मैनेजर का होता है। इज इट क्लियर। तो इन सभी के ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, समझ में आया। तो मैनेजर को इसीलिए क्या करनी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो प्लान करेगा और आखिरी तक वो क्या करेगा, ये देखेगा जो मैंने सोचा था क्या वही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी वजह से ये तीन ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इन डेप्थ में इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों भाई कंपनी की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई गवर्नमेंट को इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि देखो कंपनी की क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी नहीं होगी। अब कंपनी की इनकम अगर कंपनी वाले कम दिखाएंगे तो आपका टैक्स क्या बनेगा, कम बनेगा नहीं बनेगा। अगर कंपनी की इनकम ज्यादा दिखाएंगे तो टैक्स क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए इसके ऊपर निगरानी रखती है। पहला पॉइंट तो ये है कि टैक्स के पर्पज से वो इसके ऊपर निगरानी रखती है। दूसरा, इसलिए निगरानी रखती है इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये चेकआउट किया जाता है कि क्या कंपनी जो रूल कंपनी गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हुए हैं, क्या उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स जो लीगल कॉम्प्लायंसेस वाला टॉपिक पॉइंट था वो ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन दैट मीन्स कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है। इज इट क्लियर। अच्छा, सप्लायर कौन होता है, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंपनी को क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कंपनी की पोजीशन बिल्कुल बढ़िया है, सुपर फास्ट है, कंपनी का बना रही है तो वही सामान एकदम से बिक रहा है, कंपनी जो भी प्रोड्यूस करी वही ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो क्या करेगा सप्लायर, उसको उधार देने में बिल्कुल भी सोचेगा नहीं कि हाँ इसको कंपनी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो जल्दी से दे देगा, क्योंकि उसको पता है भाई कंपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है ना। अच्छा, जैसे ही मुझे पता चला कि कंपनी तो क्या है, अपनी कॉस्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पा रही, अपनी कॉस्ट की जो लागत आ रही है ना उसकी भी कमा नहीं पा रही, तो सप्लायर क्या कहेगा कि उसको क्रेडिट पर नहीं देगा, राइट। तो दैट्स द रीजन सप्लायर के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सोसाइटी के लिए क्यों है भाई, सोसाइटी के अंदर ये तो जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो इको फ्रेंडली है या नहीं है, वो इस पर्पज से की जाती है। सोसाइटी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, बट हाँ कहीं कहीं साइबर सिटीज़ के अंदर क्या होता है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है कि आपकी कंपनी ज़्यादा पॉल्यूटेड तो नहीं है, ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इनकी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जो कि आपको सामान क्या कर रहे हैं, उधार पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब क्रेडिटर आपकी बैलेंस शीट में तो उसको क्रेडिटर ही लिखेंगे ना कि आपने किसी से सामान उधार लिया है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, मिस्टर राम है और उसने मेरे से क्या ली है, बुक ली है, वो भी उधार। तो मेरे को क्या पता है ये इससे मेरे को पैसा आने वाला है, तो ये तो क्या हुआ मेरे पास, डेटर हुआ। अच्छा, इस तरफ क्या है मेरे पास, श्याम है, इस तरफ मेरे पास क्या है, श्याम है, जिससे मैंने सामान उधार लिया हुआ है। मान लीजिए ये क्या है, फोन ही ले लीजिए, मैंने इससे फोन उधार लिया हुआ है। सो मेरे को पता है, मेरे को पता है कि हाँ इसकी मुझे पेमेंट करनी है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये क्या है, क्रेडिटर है, ये राम क्या होगा, मेरे लिए डेटर होगा। सो क्रेडिटर भी क्या करेगा, चेकआउट करेगा कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। क्यों भाई जी, चलो एक बार उधार दे दिया, उसने पैसे पहले नहीं दिए, दूसरी बार फिर लेने उधार आ गई मैं इसके पास, तो क्या कहेगा भाई तेरी फाइनेंशियल पोजीशन पहले ठीक नहीं है, पब्लिश बहुत तूने अच्छी से कर रखी है, मैंने इसको रीड भी किया था, मैं अब तेरे को उधार नहीं दूंगा। तो क्रेडिट ना देना किसके ऊपर डिसीजन हुआ,
आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हुआ। क्लियर है? कस्टमर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स क्या है, शेयर होल्डर इसलिए कस्टमर और शेयर होल्डर क्या होते हैं, किसी कंपनी के ऊपर लॉयल्टी दिखाते हैं ना, किसी भी कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन कैसी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आप किसी कंपनी में पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या पैसे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हो? मैंने कहा कि दो कंपनी है, एक कंपनी क्या कर रही है आपको 5% रिटर्न दे रही है, कंपनी क्या कर रही है आपको 8% रिटर्न दे रही है, दोनों का रिस्क फैक्टर क्या है, सेम है। तो क्या होगा बताओ, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे? नहीं ना। आप क्या करने वाले, शेयर होल्डर उसी कंपनी को देखेगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और रिटर्न भी अच्छा दे रही है, रिस्क भी बिल्कुल मिनिमम होगा। तो शेयर होल्डर के लिए दैट्स रीजन की इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है। सो उम्मीद करेंगे ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं जो मैंने भी आपको समझाया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, टॉपिक नंबर 4। दिस इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है? अरे स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो भी ट्रांजेक्शन आपके पास है, ये जो पर्सन है अकाउंटेंट इस पर्टिकुलर बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। करेगा नहीं करेगा? अब ये क्या है बच्चे, इंफॉर्मेशन ही तो है। ये इंफॉर्मेशन ही तो है। कितना सामान किससे सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, कितना सामान किसी से बाय कर रहे हैं, किसको सामान उधार पे दे रहे हैं, किससे उधार पर ले रहे हैं। या फिर मैं कहूँ कि मैंने क्या किया है, कोई भी फर्नीचर, कोई भी एसेट्स को मैंने रेज किया है, या फिर मैं कहूँ कि मैंने बैंक वालों से लोन लिया है। ये इंफॉर्मेशन ही तो है भाई। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, इज अ पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। दैट्स अ गुड पॉइंट कि इन्फॉर्मेशन का ही अकाउंटिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है। वो डिपेंड करता है कि वो यूज कैसे हो रही है, वो इंटरनल पार्टी यूज कर रही है, एक्सटर्नल पार्टी यूज कर रही है। ठीक है, समझ में आया जो मैंने आपको अभी समझाया ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए रेलिवेंट ना हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है। आपके मोटिव के हिसाब से एग्जिस्टेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें से केवल सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन को ही क्या करने वाले हो, सेलेक्ट करने वाले, क्योंकि ये आपके लिए रेलिवेंट है, बाकी को छोड़ देंगे। राइट, समझ में आया? अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी कि इन्फॉर्मेशन किस लिए हेल्प करता है, डिसीजन लेने के लिए, बाय द प्रोवाइडिंग द इनसाइट इन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस के लिए। ठीक है, इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है और एक आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता है क्या होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, कि ऐसी रिपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से तैयार होने वाली है और स्पेशली फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स के लिए तैयार होने वाली है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किसके लिए हो रही है, प्रिपेयर हो रही है इंटरनल यूजर्स के लिए। क्या अब आपको याद आया, क्या याद आया कि एक स्टेक होल्डर कैसे थे, इंटरनल स्टेक होल्डर थे, एक स्टेक होल्डर कैसे थे आपके पास, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे। इसको रीड करो फटाफट, क्या लिखा हुआ है कि फोकस ऑन द रिपोर्टिंग वाला पॉइंट, जल्दी से। बड़े तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फीचर्स में अगर बात की जाए तो क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आए ना बच्चे, तो पता है क्या है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपका यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हाँ जी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसी है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 चीजें आती है, बट मेन आपकी यही है, बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपकी पोजीशन पता चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 आपकी प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट याद रखना कि आपकी इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर, समझ में आया? ये एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है, ये ऐसी स्टेटमेंट होती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि स्पेशली आपके बाहर वाले यूजर्स के लिए होते हैं, जो कि मैंने आपको गिनवाया, गवर्नमेंट हो गए, सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर हो गए, ठीक है, बैंक हो गए, ये सभी एक आएंगे। ठीक है, और ये बेस किसके ऊपर होती है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, क्या इसको क्या नाम दिया गया है, आपका जर्नल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसके बेसिस पे क्या किए जाते हैं, हमारे सारे के सारे
ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होती है, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि फॉर्मेट बनेगा तो क्या होगा, डेबिट साइड इधर आएगी, क्रेडिट साइड इधर आएगी, ठीक है, इसमें कौन सी एंट्री यूज होने वाली है, इसके सभी प्रिंसिपल्स इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करें तो वहां पे IFRS होते हैं, क्लियर है। ये लास्ट वाले डाटा के ऊपर रिकॉर्ड होती है, हिस्टोरिकल डाटा, दैट मीन्स कि पहले आपके पास ये क्या थी, वाउचर था, वाउचर से आपने क्या किया, जर्नल में कन्वर्ट किया, जर्नल से आपने क्या किया, लेजर में कन्वर्ट किया, लेजर से आपने किस में कन्वर्ट किया, इसके पीछे जितना भी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन हो रही है ना, उनके ऊपर बेसिस होती है ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? ये चार बातें जो कि बहुत ज्यादा ये डिफरेंशिएट करती है अपने आप को मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, राइट। अच्छा, कौन यूज करेगा, एक्सटर्नल पार्टी, मैंने आपको बता दिया। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जहां पर ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है ना, इन्फॉर्मेशन जो तैयार की जाती है ना, उसको जो यूज करने वाले कौन होते हैं, आपके इंटरनल पर्सन होते हैं। इंटरनल पर्सन दैट मीन्स मैनेजर हो गया, ओनर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। ये क्यों करते हैं भाई इनको यूज? क्योंकि इनको फ्यूचर के रिगार्डिंग सोचना है भाई, फ्यूचर में हमें क्या करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, कॉस्ट को कटिंग करनी है, या अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेके आनी, क्या तो करना है ना। तो यहाँ पे क्या की जाता है, आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स होती है जो कि स्पेशली आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लान करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, फोरकास्टिंग का मतलब आगे समझ में, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बारे में बात की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट इंफॉर्मेशन। परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि जो हमने सोचा था क्या वो हुआ या नहीं हुआ, ये काम किसका था, जल्दी से बताओ, मैनेजर का था ना, कि जो मैंने प्लान किया है क्या वो एग्जैक्ट में एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, कितने के ऊपर करनी पड़ेगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स कौन होने वाले हैं, मैनेजर होने वाला है, एम्प्लॉय होने वाला है, एग्जीक्यूटिव्स होने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्पेशली फॉर द इंटरनल, ये वैसे डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कौन कौन है इसमें, एक्सटर्नल पार्टीज है, यहाँ पे इंटरनल है, यहाँ पे इसके यूसेज कौन हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो, ये बाहर वाली पार्टी होंगी सारी की सारी, ये इंटरनल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया जाता है पास्ट वाले डाटा के ऊपर रिकॉर्डेड है, यहाँ फ्यूचर से रिलेटेड हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट को तो वहाँ पे रिपोर्ट के 3 पार्ट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट भी हो सकती है, बैलेंस शीट और द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके रूल्स के ऊपर बेस होती है नहीं होती है? इसको तैयार किया जाता है आपके क्या होता है, क्वार्टरली या फिर एनुअली में, ठीक है। इसकी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से होता है। जब भी मैनेजर को रिक्वायरमेंट है कि हाँ जी अब रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रिपेयर करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारी पोजीशन कैसी चल रही है, हमें कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो कभी भी अपने बेसिस पे क्या कर सकता है, उसको प्रिपेयर कर सकता है, क्लियर है। यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस नहीं मिलती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक प्रोजेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर्पस क्या होता है, यहाँ पे पर्पस बताए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन पर्पस यही होता है कि सामने वाले को कंपनी की इंफॉर्मेशन देना कि कंपनी में चल क्या रहा है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और स्पेशली फॉर देयर इज अ एक्सटर्नल पर्सन के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि जहां पर कमी है ना बेटे, वहां पर मुझे इंप्रूव करना है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट फैक्टर्स को पॉइंट को ढूंढना है कि कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, वेरिफिकेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, यहाँ पर आपका रेयरली ऑडिट होता है, यहाँ पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि ये इंटरनली बात की जा रही है ना, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंदर, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बच्चे, वो आपके एक्सटर्नल यूजर के लिए। अब सामने पब्लिश करने से पहले, ठीक है, रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अथॉरिटी से साइन कराना पड़ेगा कि जो भी चीज इसमें लिखी हुई है ना, वो सारी की सारी चीज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये भी टॉपिक हो जाता है आपका फिनिश। पता है आपने अपने टॉपिक कितने कर लिए हैं? बहुत बड़ा चैप्टर मैंने आपको बताया था, बट आपको पता भी नहीं लगा कि हमने लगातार कैसे कर ली है। हमने फर्स्ट पॉइंट किया, नीड एंड ऑब्जेक्टिव किया, पार्टीज देख ली हमने, इन्फॉर्मेशन देख लिया है, अब हमने ब्रांचेस भी देख ली हैं, पता है तुमने। अच्छा, अब हम बात करते हैं रोल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल क्या हैं। अच्छा, ब्रांचेस नहीं देखे मैंने अभी, रुको होल्ड करो, क्योंकि मैंने ये दो समझा दे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्रांचेस कर दिया, कोर्स को भी समझा देती हूँ, ब्रांचेस भी हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरलेटेड है, कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बढ़िया बढ़िया लेक्चर होने वाले हैं अब की बार आपके पास, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपडेटेड लेक्चर है 2024 की, जितना भी नया सिलेबस है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस का मतलब, जैसे कि ट्री की ब्रांचेस होती है ना, इसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग के भी ब्रांचेस, मींस कि अकाउंटिंग स्पेसिफिक इन 3 चीज़ों में नहीं की जाती, जो मैंने आपको बताया कि आपके जो सिलेबस में है,
ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। इस चीज़ में नहीं की जाती है। अकाउंटिंग आपके बहुत सारे फैक्टर्स में की जाती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो होता ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी होती है, टैक्स अकाउंटिंग भी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, ठीक है। आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट कह लीजिए, अकाउंटिंग कह लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। समझ पाए? तो आपको केवल यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी का पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ नहीं है इसके अंदर, एक बात अलग है, क्या कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो केवल फोकस किसके ऊपर करता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं उसकी कॉस्ट है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना कॉस्ट को मैं कम कर दूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस फ़ोन को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इंडस्ट्री में क्या दिया है, रॉ मटेरियल लगाया है, लेबर लगाई है, मशीन लगाई है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया है, रेंट आया है, सब कुछ लगाया है। उससे मेरा खर्चा क्या आ रहा है, 8,000 रुपये मेरा खर्चा आ रहा है। फ़ोन की सेल मुझे करनी है 20,000 रुपये तक की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8,000 रुपये तो मेरा बनने का खर्चा होगा, अब इसको प्रमोट करना है, प्रमोशन देनी है, उसका भी खर्चा आ रहा है। मान लीजिए 5,000 रुपये मेरा यहाँ खर्चा आ रहा है, तो कम से कम 13,000 तो मेरा खर्चा ही खर्चा आ रहा है भाई। ये तो एक प्रोडक्ट के ऊपर आई है, ठीक है। 5,000 मेरा मान लीजिए सभी प्रोडक्ट को, ये एक प्रोडक्ट का खर्चा है, तो मतलब बच कितने रहे हैं, 7,000 बच रहे हैं, जो कि बहुत कम है। तो कंपनी कहती है कि फोकस करो कि मैं कहाँ मेरे कॉस्ट को कट कर सकता हूँ, कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको भाई जब यूज़ ना उसको बंद कर दो, ठीक है। अब मैंने कहा कि जितनी की मुझे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जितने मुझे उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं एक्सेस में, अबेंडेंट में मंगवा के रख दूँ, ऐसा नहीं करना। आपको केवल उतना ही सामान मंगवाना है जितने की रिक्वायरमेंट है। मींस कि यहाँ पर फोकस किया गया है कैसे ना कैसे करके आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो, राइट। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैं फिर दोबारा से पढ़ देती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो कि रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, रिपोर्टिंग करता है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी और सामने रिप्रेजेंट की जाएगी, वो रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, क्रिएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। क्लियर पिक्चर दिखाता है कि आपको फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है हमारे बिजनेस की, जिसके थ्रू से जितने भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको हेल्प हो जाती है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फोकस किया जाता है ट्रैकिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, एनालिज करने के लिए। किसको? कि प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की कॉस्ट को। समझ में आया? यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, मैनेजमेंट असिस्ट करता है कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई है, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम हो गया। मैंने कहा कि चलो 15,000 की बजाय ना, 13,000 की बजाय ना, मैंने कहा कि मेरा ना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा ना 2,000 बच गया है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने का जो खर्चा है मेरा 3,000 से बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब पहले 5,000 यहाँ पे हो गया, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 7,000 का हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अब मैंने सामान बेचना है उतने में 20,000 में, तो जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की तो मेरा जो क्या है प्रॉफिट क्या है, बढ़ गया है। मेरा यहाँ प्रॉफिट क्या हो गया, 13,000 था, पहले 13,000 खर्चा था, अब 13,000 इनकम है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। समझ में आया? ये आपके इंटरनल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि इंटरनल मैनेजर देखेंगे ना भाई कैसे कॉस्ट को कम किया जाएगा, उन्हीं को पता है भाई कहाँ लूप होल्स है ना। जो एम्प्लॉई है वो लगातार जो इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन है, उसको ऐसे ही चलाते हुए छोड़ के जा रहे हैं, तो बिजली का तो बिल तो आएगा। उसके अंदर जो तेल डल रहा है मशीन के अंदर, उसका भी बिल आएगा नहीं आएगा। तो कहते हैं कि इंटरनली मैनेजमेंट का पार्ट है ये, ठीक है, जहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बता दिया मैंने कि जहाँ पर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सभी ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग बात की जाएगी, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली एंड ओनली मनी ट्रांजेक्शन्स की बात की जाएगी। ओके, समझ में आया? यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी फीचर्स है, आपको उसको रीड कर लेना, बार बार वही बातें आ रही है। इन्हीं के बेसिस पे, लिमिटेशन और फीचर के बेसिस पे मैंने ये पूरा का पूरा डिफरेंस क्रिएट किया है। इसको रीड करेंगे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको करवा देती हूँ, नेक्स्ट आप अपने आप रीड कर लेना, ठीक है। मैंने इसको अलग अलग से बाइफरगेट करके भी बताया हुआ है। देखो प्राइमरी फोकस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए प्रिपेयर की जाती है, एक्सटर्नल पार्टी के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल ट्रैकिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कि यूजर कौन होंगे। यहाँ पे तो क्या था, फोकस किसके ऊपर किया गया, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना था। यहाँ पे क्या था कि आपको कॉस्ट को मैनेज करना था। यहाँ पे क्या था कि आपको डिसीजन लेना था, ठीक है। इंटरनल पर्सन ही लेंगे तो यूजर्स इसी के साथ आ जाता है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, और आपके यहाँ पर भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, ओरिएंटेशंस के बारे में बात की जाए तो क्रिएट कैसे होता है, यहाँ पे हिस्टोरिकल कंसेप्ट के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे हिस्टोरिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड है ये। यहाँ पर ये केवल और केवल फ्यूचर के बारे में सोचता है कि हाँ जी फ्यूचर में मेरे पास मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये से करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? यस, हमने गैप को पढ़ा था, IFR को देखा था, ये इसको फॉलो करते हैं, किसको? गैप को एंड IFR को। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास कि नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है? ठीक है, यहाँ पर समराइज डाटा होता है ना, सब कुछ एक साथ मतलब समझने वाला। मैं इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये क्या, ये आपको नजर आ रही है, ये क्या है, मेरे को समझ में आ रहा है इसको देख के कि इतने टाइम बच्चों ने काम नहीं किया, इसको इतने टाइम बच्चों ने काम नहीं किया, राइट? तो ये समराइज डाटा होता है। यहाँ पे डिटेल में डाटा होता है, यहाँ पे ओवरव्यू होता है मोटा मोटा। अब मैंने कहा कि अच्छा इतने बच्चों ने काम नहीं किया, पता लग गया मुझे इस कार्ड से, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान से कि अच्छा सोमांश ने 6 दिन इतने दिन ने काम किया, वो भी अकाउंट का काम नहीं किया। जो यहाँ पे सीरत है, इसने 10 दिन काम नहीं किया, ये 3 दिन छुट्टी पे थी। तो मेरे को जब डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसे कहूँगी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट के रिगार्डिंग आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जाता है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसी है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी कब कब किसी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बच्चे आप क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, एनुअली हो सकता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको क्या बताया, ये अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस होता है कि जैसे जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है, सेम इस तरीके से यहाँ पर होती है, ठीक है। स्कोप के बारे में अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल हेल्थ किसके कब पता चलेगी, फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ आपको पता चलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको पता चलती है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से। डिसीजन के रिगार्डिंग पता चलती है आपको डिसीजन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। यहाँ पे डाटा मॉनेटरी में ही होते हैं ओनली एंड ओनली, यहाँ पे दोनों में होता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कॉस्ट, जो कॉस्ट से रिलेटेड हो गए, ठीक है। यहाँ पे पर्पस क्या है, ये क्यों प्रिपेयर की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके पास इंफॉर्मेशन देनी है आपको एक्सटर्नल यूजर्स को कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है और उसके बेसिस पे तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, राइट। बट यहाँ पे अपने लिए होती है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कौन होता है, ये हाई स्टैंडर्डाइज होता है क्योंकि ये प्रॉपर गैप और IFR को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसी भी तरह का स्टैंडर्डाइज नहीं, ना ही यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ओके जी। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ द डिटेल। डिटेल कैसी होगी, इन डेप्थ में डिटेल क्या होगी, दोनों में होगी। दो लास्ट वाले पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और यहाँ पर जो बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ पर ओवरऑल समरी टाइप में होता है, ये आपको इन डेप्थ में दिया जाएगा। अब एक तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये 23 पेजेस की जो PDF मैं आपको इन डेप्थ में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग ये इन डेप्थ में मिल रही है आपको, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि समरी रीड कर लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये नीचे समरी भी दी हुई है मैंने, है ना, इसको रीड कर लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये क्या आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में। अब आपको अब का काम है ये कि अब आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, ये दिया हुआ है PDF में, और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ना है, ये भी दिया हुआ है PDF में, ठीक है। समझ में आया, ओके जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछूंगी कि अभी तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। जल्दी से बताइए, अभी तो कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी बच्चों के लिए कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, राइट। उम्मीद करेंगे सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, कोई भी टॉपिक है मिसिंग नहीं होगा, इस बात की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो आप, ठीक है। ओके जी, बड़े ये कहते हैं कि रोल एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द बिजनेस, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंट है बेटे, अकाउंटेंट सॉरी, कि उस पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि जो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका रोल बताना है, उसके फंक्शन बताना है कि वो क्या क्या रोल अदा करता है एक बिजनेस के अंदर, राइट। अब देखो भाई, रोल अदा करना किसके ऊपर डिपेंड होगा, इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करके बताएगा, ठीक है। क्या उसको काम कर रहा है, वो जो भी काम करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड है। पहली बात तो उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो वो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करेगा, अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, काम ही परफॉर्म अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये कंपनी की रिपोर्ट को फाइनली बताता है कि ये कंपनी की पोजीशन है और ये कंपनी की पोजीशन को इम्प्रूव करने का तरीका है, राइट। तो दैट्स द रीजन इसको बोला गया ये क्रूशियल रोल अदा करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन हेल्पिंग अ बिजनेस मेकिंग अ स्मार्ट फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल डिसीजन, कि कोई भी स्मार्ट जो आपको काम करना है, कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, सो आपका डिसीजन लेना आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है,
ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से क्या करे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करे। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद एक 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 अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर करे कि कंपनी की पोजीशन क्या है, और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, प्लानिंग करना शुरू करेगा, कंट्रोलिंग करना करेगा, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो डिसीजन लेगा, राइट। ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है, एक इंटरनल पर्सन होता है, इंटरनल, मैंने आपको बताया इंटरनल स्टेक होल्डर होता है। तो ऑब्वियस है ये रिपोर्ट भी कैसे तैयार करेगा, इंटरनल रिपोर्ट ही तैयार करेगा, जो कि आपको बताएगा कि आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आप सोच रहे होंगे मैम ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यही है बच्चे, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अब देखो ये जो पॉइंट मैंने अभी समझाया ना, ये पॉइंट नीचे एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल है, तो आप इसको रीड करना। देखो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि अब क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, वो फोरकास्ट किया जा रहा है कि कंपनी को पता होना चाहिए कि वो नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर वो क्या करने वाली है। उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस करेगी, उसके लिए वो स्ट्रैटेजी लेके आएगा। वो क्या करने वाला है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को हेल्प करने वाला है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए इंटरनल रिपोर्ट भी तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द इंटरनल यूज। तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मैं, बट स्पेशली फॉर या एक्सटर्नल के लिए होते हैं, ठीक है, बट उसको यूज कौन भी कर सकता है, इंटरनल भी तो कर सकते हैं, या ऐसा होगा कि हाँ एक्सटर्नल बोला तो एक्सटर्नल ही करेंगे, नहीं। इनकी पोजीशन को देखकर आपको पता चल रहा है कि हाँ पोजीशन हमारी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। डिसीजन लेता है, ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस करता है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि गैप, कि आपने सोचा था कि मैं 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करूंगा, बट एक्चुअल में कितना हुआ, 800 यूनिट प्रोड्यूस हुई। भैया 200 का जो गैप आया है, आया तो क्यों आया, क्या हमारी कमी थी या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे कि स्ट्राइक हो गई है, या फिर कुछ भी अदर, मतलब उस रीजन को फाइंड आउट करना है, वेरिएंस को एनालिसिस करना है, ठीक है। वो गैप आया ना, वो जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आपकी बजटेड थी, जो प्लान फिगर था, उसके साथ हमें कंपेयर करना है और एक्सप्लेन करना है एनी डिफरेंस को, उसे बोला जाता है वेरिएंस, ठीक है। रिस्क को मैनेज किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये टॉपिक आ गया होगा समझ में कि की एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन द बिजनेस के। अगर आप ये लेक्चर स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे, ये टॉपिक को पढ़ेंगे ना अंदर, वो मैंने इन्हीं के एग्जाम्पल दिए हुए कि आपको थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। आ जाओ भाई, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जिसके बेसिस पे हमारे जो अकाउंट है वो तैयार होते हैं, ठीक है। क्या कोई भी पर्सन अकाउंट को किसी को डेबिट कर देता है, किसी को क्रेडिट कर देता है, किसी को कुछ कर देता है, किसी को कुछ कर देता है, कोई ऐसे कर देते हैं, नहीं ना। उसके लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर आपके जितने भी नॉमिनल नेचर के खर्चे हैं, है ना, अकाउंटिंग के 3 रूल पता है आपको। एक तो आपका पर्सनल रूल होता है, एक आपका रियल रूल होता है, एक आपका नॉमिनल रूल होता है, ठीक है। पर्सनल क्या होता है, जो स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होती है ना, जो हमारे पास पर्सनल अकाउंटिंग की तरह ट्रीट की जाती है। और दूसरा क्या होता है, रियल अकाउंटिंग क्या होता है, रियल रूल किसे हम कहते हैं, उसे कहेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे जितने भी फिक्स नेचर की एसेट्स होती हैं उनके रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन उस रूल के अकॉर्डिंग होती है ना। नॉमिनल के अंदर क्या होता है कि जितनी भी इनकम है, एक्सपेंसेस हो, उनके अंदर हमारे पास नॉमिनल रूल लगता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स एंड द क्रेडिट ऑल गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड द इनकम्स होती है। तो इस रूल को बनाया किसके बेसिस पे बनाया कि कुछ एक अजम्पशंस ली है, ठीक है, कुछ एक गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो आप इनको अप्लाई कर पाएंगे ना। तो उसे बोला जाता है जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो आपको बोला गया है कि इसको रूल को अप्लाई करना है। कोई भी अकाउंटेंट है, कोई भी कंपनी है, इस रूल को फॉलो करके ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करता है, जिसके बेसिस पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की हुई है। एक तो क्या है आपकी रिकॉर्डिंग स्टेज है, एक आपकी क्या है रिपोर्टिंग स्टेज है। रिकॉर्डिंग स्टेज का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हो, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या है रिपोर्टिंग, दैट मीन्स जब आप उस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो इसके बेसिस पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहला जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पता है क्या कहते हैं, भाई बिजनेस तुम अलग हो, मैं तुमसे अलग हूं, समझ में आया। मीन्स की जो ऑनर है और जो बिजनेस है दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। सुनो, इसीलिए बोला जाता है सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ऑनर। जो बिजनेस है ना अपने आप को ट्रीट करता है सेपरेटली, किससे, ऑनर से। कहते हैं भाई बिजनेस तुम अलग हो, मैं अलग हूं। अगर किसी इस पर्सन ने यहाँ पर बिजनेस में कैपिटल लगाई है ना, तो वो आपको पता है बैलेंस शीट में जो आपकी कैपिटल होती है किधर साइड आती है, एक तरफ साइड होती है एसेट्स, एक तरफ साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी।
एसेट्स क्या होती है, वो आइटम्स होती है जो कि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बेनिफिट देके जाने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। और लायबिलिटी और इक्विटी क्या होती है, ये ऐसी पॉइंट होते हैं जिनको आपको पे करना होता है। तो जब भी कभी भी एम्प्लॉय या फिर कहूँ मैं ओनर है, वो क्या करता है, अपनी बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना, तो उसकी कैपिटल यहाँ आती है। दैट्स द रीजन कहते हैं कि तू वही बिजनेस अलग है, मैं अलग हूँ, तुम्हारे जो पर्सनल खर्चे हैं तुम अपने अलग तरह से ट्रीट करो, जितने मेरे खर्चे होंगे बिजनेस के मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट करूंगा। तो इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, राइट। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अदर रिकॉर्डेड, पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल आ सकता है यहाँ पर इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस बच्चे पर्सन का मेंबर का भी होता है, इंश्योरेंस कंपनी का भी होता है ना। कंपनी का इंश्योरेंस हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्सनल हो गया। और दूसरा, ट्रांजेक्शन्स कैसी की जाएगी, आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे ओनली मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, मीन्स की जो भी एक सेकेंड कहाँ गया, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी मनी से रिलेटेड होंगी ना, उन्हीं को क्या करने वाले आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है ना, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपकी एक साइड क्या होती है, डेबिट होती है, एक साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। दोनों साइड एक दूसरे से अफेक्ट होती है और दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल मिलेगा। आप देखना इस बात को कि जो मैंने ऊपर आपको समझाया था ना, ट्रायल बैलेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, इवन यहाँ का भी, यहाँ दोनों का बैलेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। आप ट्रायल बैलेंस का देखेंगे, डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे से एक साथ इंपैक्ट हो रही है ना, दैट्स द रीजन। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, पता है क्या करें कि जैसे मेरे पापा ने गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, 2014 के अंदर, ठीक है। मेरे भाई ने गाड़ी खरीदी 2019 के अंदर, मैंने गाड़ी खरीदी 2024 के अंदर, ठीक है। अब पता क्या है, अब देखो टाइम के साथ साथ क्या होगा, इन गाड़ी जो 2014 के अंदर जो गाड़ी खरीदी थी, क्या उसकी वैल्यू आज के टाइम में उतनी ही रही होगी 2024 के अंदर? बताइए मुझे जल्दी, नहीं ना। बट ये पता है क्या कहते हैं कि जो 2014 के अंदर तुमने रिकॉर्ड किया ना, 6 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो आज भी वो 6 लाख की ही दिखा रहे हो। समझो इस बात को, समझो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यही कहते हैं कि एसेट्स को रिकॉर्ड तो कर लिया ओरिजिनल प्राइसिंग, परचेज प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है, और नॉट देयर करंट मार्केट वैल्यू। उसको आप करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा रहे कि आज उसकी वैल्यू 10,000 रह चुकी है, नहीं, आज आप उसको वही 6 लाख में दिखा रहे हो, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है बच्चे कि आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे से राम ने क्या किया था, सामान उधार में खरीदा था, उधार में मेरे से ये बुक लेके गया है, ठीक है। अब उधार में लेके गया है तो अकाउंट ये कहता है भाई, चाहे उधार में हो चाहे आपने कैश में हो, हमें नहीं पता, जिस दिन आपसे सामान चला जाए ना, उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दो, सिंपल सा। ये होता है एक्रूअल बेसिस, मींस कि इवन चाहे एक्सचेंज कैश का हुआ है या नहीं हुआ है, गुड्स का हो गया, ओके, कैश का हमसे कोई मतलब देना नहीं है, आप हमें गुड्स का मतलब बताओ कि हो गया है, कहते हैं हाँ जी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। ये होता है एक्रूअल कंसेप्ट। आई होप तीनों पॉइंट समझ में आ गए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि भाई बिजनेस अलग तू, पार्टनर अलग है, ठीक है। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है, केवल ओनली एंड ओनली मनी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ड्यूल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा, दोनों साइड हमेशा एक दूसरे के इक्वल होने वाली है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो ट्रांजेक्शन जो तुमने जिस टाइम में तुमने जो जितनी भी वैल्यू में तुमने खरीदा था, आज भी तुम उसकी वही वैल्यू दिखा रहे हो। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि एक बार आपने जो अगर गुड्स को बेच दिया, चाहे वो आपने उधार में बेचा है चाहे कैश में बेचा है, आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। कैश मिले ना मिले उसका कोई मतलब मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, बाद में मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट द रिपोर्टिंग स्टेज इन अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग स्टेज का मतलब क्या है कि अब फाइनली आप प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि समराइज कर रहे हो जितना भी ट्रांजेक्शन हमने ऊपर रिकॉर्ड किया ना, उनको आप समराइज करके रिप्रेजेंट करो कि हाँ बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस है कैसा, बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस कंसिस्टेंसी से चलेगा नहीं चल रहा, हम कंपेयर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमारा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इनको हम समराइज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कि हमें मदद करेगा कि हाँ सामने जो इमेज नजर आ रही है ना वो क्या कह रही है ना। जैसे कि देखो, अब आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या पता है क्या होता है कि जो बिजनेस है ना बच्चे, वो आपका बिजनेस है ना कंटिन्यूस चलता रहेगा। क्या अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जितने आप सभी जो बच्चे देख रहे हैं ना उन सबसे पूछ रही हूँ कि आपने आज कोई बिजनेस शुरू किया है, क्या आप उस पर्पज से स्टार्ट करते हैं कि हाँ मुझे 1 महीना चलाना है, मुझे 3 महीने चलाना है, मुझे 1 साल चलाना है, मुझे 10 साल चलाना है? नहीं ना। आप क्या सोचते हो कि मेरा बिजनेस भाई लंबे टाइम तक चले ना, सोचते हो नहीं सोचते, है ना। तो आप कभी भी किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, क्या उसको ये सोच के करते हो कि हाँ बस बीकॉम हो जाए बस मैं पास हो जाऊँ, एमकॉम हो जाए बस मैं पास हूँ? अरे भाई एमकॉम बीकॉम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना तुम्हारा, है ना।
तो इसी तरीके से बिजनेस होता है, बिजनेस को ये माना जाता है कि बिजनेस आपका कंटिन्यूअस क्या रहने वाला है, ऑपरेट करने वाला है, फ्यूचर के अंदर कभी भी बंद नहीं होगा। पहली ये अजम्पशंस है। देखो अजम्पशंस मैं आपको बता देती हूँ, अजम्पशंस जब भी आते आपके कंसेप्ट में आएंगी, एक सेकेंड, अजम्पशंस जो होगी ना, अजम्पशंस जब भी आपके कंसेप्ट में आएगी, अजम्पशंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं लिमिटेशन। हम लिमिटेशन क्यों कह रहे हो, समझो इस बात को। मैंने कहा है कि ये चीजें यहीं इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी है जो कि केवल मेरे इस इलाके में ही चलेगी, पर कमी ये है कि उसके बाकी इलाके में कौन चलेगा, है मुझे पैदल चलना पड़ेगा। तो अजम्पशंस जहाँ भी होती है कि वो एक दायरा बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे मानूंगा मैं चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपने इस साल जो पैटर्न यूज किया है, आपने सेम अगले साल वही पैटर्न यूज करना है। कहने का मतलब मान लीजिए डेप्रिसिएशन का मेथड पता है आपको। डेप्रिसिएशन क्या है, आपके दो वैसे 5 तरीके से निकलते हैं, वैसे आप पॉपुलर कौन कौन से है, एक तो SLM मेथड है, एक आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या नहीं है, WDV और SLM। अगर मैंने कहा कि 2023 के अंदर मैंने मेरे एसेट्स के ऊपर SLM से लगाया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो 2024 में भी मैं इसमें ये लगाऊं कि 2025 में भी मैं इसमें लगाऊं, कि मैं इजीली कंपेयर कर पाऊं कि मेरी जो एसेट्स है हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रही है। अच्छा, एक और पॉइंट हो सकता है, इन्वेंट्री के अंदर भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो आपकी इन्वेंट्री है, क्या आप अपनी इन्वेंट्री फीफो मेथड से यूज कर रहे हैं या फिर लिफो मेथड से यूज कर रहे हैं। पता है इनका भी कि आप क्या कर रहे हैं, पहले जो ये पता है क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये ऐसी है जैसे कि मेरे गोडाउन में ना क्या हो, ये बॉटल्स की प्रोडक्शन हो रही है कि बॉटल आ रही है आ रही है आ रही है, क्या मैं बॉटल जो पहले आई थी उसको बाहर निकाल रही हूँ या फिर मैं बाद में आई हूँ उसको बाहर निकालती हूँ। इनका मतलब तो ये कहने का मतलब मैं एक बार में एक ही मेथड यूज करूंगा जिसको के थ्रू मुझे कंपैरिजन करने में मुझे हेल्प हो जाए। दैट्स द रीजन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहते हैं, जस्ट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि कंजर्वेटिव एंड द प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहते हैं, पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ये मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन करते भी हैं। ये कहते हैं कि अब 2022 है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, 2022 है, उन्होंने देखा 2022 नहीं 2024 ही लेते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि 2024 में दिसंबर के अंदर क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है किसी कंपनी का फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उन्होंने देखा कि आने वाले टाइम में 2025 की मार्च के अंदर इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो कंपनी का ये असूल है, असूल बहुत बढ़िया है, क्या कह रहा है कि जो नुकसान होने वाला है ना फ्यूचर में, ठीक है, उसको अभी रिकॉर्ड कर दो, अभी इंस्टेंट अभी रिकॉर्ड करो भाई। प्रॉफिट होने वाला है, कहते कोई दिक्कत नहीं, जब तक प्रॉफिट हो नहीं जाता तब तक मैं मानूंगा नहीं। समझ में आया, नुकसान को उसने पहले ही मान के रख लिया यार, प्रॉफिट कहते हैं जब हो जाएगा ना तब उसको मानूंगा मैं। समझ में आया, तो ये कंजर्वेटिज्म पर कंसेप्ट यही कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड विद द कॉजन, दैट मीन्स बिल्कुल सावधानी से हमें करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, एंश्योर करना पड़ता है कि जो लॉसेज हैं उसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, बट जो गेन्स होंगे ना उनको एंटिसिपेट तभी करेंगे जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाएंगे, अनटिल द रियलाइज हो जाएंगे, राइट। अच्छा, मेटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मटेरियल का जो कंसेप्ट होता है वो पता है क्या कहता है कि केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है अपनी शेयर होल्डर्स के सामने और कुछ नहीं। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिपोर्टेड, दैट मीन्स जो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करनी है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर वो एक्सप्लेन नहीं की तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकती है ना, तो मीन्स की बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फुल डिस्क्लोजिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज कर दो भाई, ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये इसकी एंटी है, बस जस्ट अपोजिट है। आया समझ में, आया समझ में। तो इसके भी ये 5 पॉइंट है, इसके भी ये 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट कंसेप्ट है, जिसको हम कन्वेंशंस एंड द अजम्पशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये समरी दी हुई है आपकी दोनों पॉइंट की। रिकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि जहां पर आपके पास ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है जो मैंने आपको दिया है, स्पेशली इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे कि मैं कहूँ ना कि मेरे पास यहाँ पे 10 बुक रखी है, 10 ही बुक अलग अलग सब्जेक्ट की है ना। इसी तरीके से ये बुकलेट हम कह सकते हैं कि ये अकाउंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारे पास वैल्यूएशन इन्वेंट्री को कैसे वैल्यूएट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वैसे भी आपका आने वाला 6 चैप्टर आपका यही है, ठीक है। आपका कंटिजेंसी जो इवेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सारे के सारे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये तो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। कभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 29 बट नंबरिंग में 27 है, ओके।
यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, क्या अब आपको ये आते हैं? देखो, डिस्कस द अकाउंटिंग कन्वेंशंस अभी रीड किए थे, जो रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंट के ऊपर था, ठीक है। फॉर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इजिली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकाउंटेंट विच गाइड द अकाउंटेंट एट द रिकॉर्डिंग द स्टेज, रिकॉर्डिंग करने में स्टेज हेल्प करते हैं। हमें 5 पॉइंट पढ़े, इजिली कर सकते हो। डिस्कस द एमर्जिंग रोल ऑफ द अकाउंटेंट, एक सेकेंड, emerging role of the accountant as a part of the information सिस्टम के अंदर डिफरेंशिएट करना है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ये तभी मैंने आपको डिफरेंस ऑलरेडी दिया होता, अदरवाइज आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, इवन पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हुए। नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन दर इज अ कॉर्पोरेट बिजनेस डिसीजन, बता दिया मैंने। 5 पॉइंट ऑफ फोरकास्टिंग करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए, सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ये इसकी सुटेबिलिटी कैसी होगी, वो आपने बताया था ना। आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किया, समराइजिंग किया, इंटरप्रिटेशन किया, देन उसके बाद कम्युनिकेटिंग किया। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन एग्जाम में आए हुए हैं। ये पूरे चैप्टर की समरी है। उम्मीद करेंगे ये चैप्टर बिल्कुल फुल फ्लैश। ये देखो, रोल ऑफ द अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये लिखना है। समझ में आया? समझ में आया? उम्मीद करेंगे ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ₹9 इस पर्टिकुलर PDF के लिए आपको पे करना होगा। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको PDF आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा पास है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट है। कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कॉस्ट होता क्या है, टाइप ऑफ कॉस्ट है, इसमें के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर यूनिट के अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे 1 by 1, ठीक है। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। इस तरीके से सभी यूनिट्स हम करने वाले हैं, सभी चीज़ों की, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। ओके।